प्रणाम। मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चर्चा में। चर्चा के तहत आज एक बार फिर हम आगामी दिनों में होने जा रहे 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव पर केंद्रित ही बात करेंगे। आज हमारी बातचीत के केंद्र में देश का सबसे बड़ा प्रदेश अर्थात उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश जहां पे तकरीबन 23 करोड़ की आबादी है, जिसके माध्यम से सबसे बड़े प्रदेश की जनता अपना भविष्य तय करेगी 5 साल के लिए, अर्थात विधानसभा चुनाव के तहत मतदान करेगी। चुनाव आयोग कभी भी चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर सकता है, लेकिन तमाम राजनीतिक दल उस चुनाव कार्यक्रम की घोषणा किए बगैर मैदान में उतरे हुए हैं। अपने अपने स्तर पर अपनी अपनी जमीन बचाने और बनाने का खेल चल रहा है। मुख्य राजनीतिक दलों की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी, जो इस समय प्रदेश और देश दोनों का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है, अपनी पूरी ताकत कमोबेश उत्तर प्रदेश में ही झोंक रखी है। क्या प्रधानमंत्री, क्या गृह मंत्री, क्या रक्षा मंत्री और जाने कौन कौन से मंत्री समेत मुख्यमंत्री सब उत्तर प्रदेश में पार्टी की जमीन बचाने के लिए प्रण प्राण से जुटे हैं। समाजवादी पार्टी, जो प्रदेश का मुख्य विपक्षी दल है, वह अपनी खोई हुई जमीन को बचाने के लिए जुटा हुआ है। अखिलेश यादव की सभाओं में उमड़ रही भीड़ बता रही है कि जमीनी स्तर पर वह कहीं ना कहीं कुछ सफलता प्राप्त करने जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी प्रियंका गांधी के नेतृत्व में अपनी खोई हुई जमीन पे उपस्थिति दर्ज कराने की कोशिश में, पर इन सब के बीच में तीसरी ताकत के तौर पर हमेशा स्वीकार्य रही पिछले 3 दशकों से पार्टी, जिसका नाम बहुजन समाज पार्टी है, मैदान में कहीं दिखाई नहीं दे रही है। मैदान से बसपा और बहन मायावती की कमी हर एक को खल रही है। इस हद तक खली कि देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री भी उनकी चुनाव मैदान में अनुपस्थिति को लेकर टिप्पणी करने से नहीं चूके। गृह मंत्री अमित शाह ने तो बाकायदा एक सभा में कहा कि भले ही बहन सक्रिय है और बबुआ भी सक्रिय है, लेकिन बहन जी जो है, बुआ जी जो है, वो तो ठंड के कारण अभी तक बाहर भी नहीं आ रही है। समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इसके पीछे कारण क्या है। यद्यपि मायावती ने देश को संबोधित किया नए साल पर और बताया कि हम एक रणनीति के तहत ही काम कर रहे हैं, हमारे पास ऐसे फालतू के पैसे नहीं है जिसमें बड़ी बड़ी रैलियां करें, हमारी पूरी स्ट्रेंथ जो है डोर टू डोर कैंपेन पर रहती है, हम उसी के तहत काम कर रहे हैं। लेकिन लोगों ने बहुजन समाज पार्टी और बहन मायावती को चुनाव लड़ते हुए, चुनाव की तैयारी करते हुए अतीत में देखा है। इस बार कहीं ना कहीं कुछ खामोशी है। क्यों ये खामोशी है, समझने की कोशिश करेंगे। कई खास मेहमान इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए हमारे साथ मौजूद है। उन्हें आपसे परिचय भी कराएंगे और साथ ही बसपा की इस गैर मौजूदगी की रणनीति पर कुछ विस्तार से बात भी करेंगे। लेकिन इस सिलसिले को शुरू करें उससे पहले समय है आज के विचार सूत्र का। हमारा आज का विचार सूत्र किसी और ने नहीं बल्कि बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कांशीराम जी का दिया हुआ है। उन्होंने कहा था कि राजनीति चले ना चले, सरकार बने या ना बने, सामाजिक परिवर्तन की गति किसी भी कीमत पर रुकनी नहीं चाहिए। तो कांशीराम जी ने जो ये कहा था, क्या बहुजन समाज पार्टी ने उसे व्यवहार में लाना तय कर लिया, जिसके तहत अब चाहे चुनाव जीते या हारे, राजनीति चले ना चले, अब कुछ और ही किया जाए? क्या उस राह पर बहन मायावती के नेतृत्व में बहुजन समाज पार्टी चलने के लिए? विचार करेंगे इसी आलोक में। हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए 4 खास मेहमान जुड़ रहे हैं, जो प्रदेश के 4 राजनीतिक दलों से ताल्लुक रखते हैं, जिन्होंने कभी ना कभी प्रदेश में सरकार बनाई है। हमारे साथ में कबीर श्रीवास्तव जी हैं, जो प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के। हमारे साथ डॉक्टर आशीष दीक्षित जी हैं, जो प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के कौशल मिश्रा जी हैं। और साथ ही जिस पार्टी और जिस शख्स को लेकर हमारी बातचीत है, बहुजन समाज पार्टी, उसके प्रवक्ता फैजल खान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का स्वागत है। और चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले लेकर उन बयानों को देखते हैं जिनके आधार पर हम ये चर्चा करने के लिए मजबूर हुए। सुनिए देश के तमाम नेता कह क्या रहे हैं। पहले की सरकारों से यूपी में, जब पहलों की सरकारें थी तब यूपी में अपराधी अपना खेल खेलते थे, माफिया अपना खेल खेलते थे। पहले यहां अवैध कब्जे के टूर्नामेंट होते थे, बेटियों पर फप्तियां कसने वाले खुलेआम घूमते थे।
पहले क्या क्या खेल खेले जाते थे, अब योगी जी की सरकार ऐसे अपराधियों के साथ जेल जेल खेल रही है। बहन जी की तो अभी ठंड ही नहीं उड़ी, ये भयभीत है। बहन जी चुनाव आ गया, थोड़ा बाहर निकलिए, बाद में ये न कहना मैंने प्रचार नहीं किया था। तो कुल मिलाकर ये टिप्पणी है देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की। अपराधियों की सरकारें थी, अब डरे डरे रह रहे हैं वो लोग जो सरकारें चलाया करते थे, क्योंकि योगी आदित्यनाथ अब उनके साथ जेल जेल खेल रहे हैं। गृह मंत्री जी बोल रहे हैं बहन जी की तो अभी तक ठंड भी नहीं उतरी है, अफसोस ना रहे बाद में कि प्रचार नहीं किया, निकल आइए। तो सम्मानीय फैजल खान जी, ऐसी टिप्पणियों का सामना आपकी पार्टी को करना पड़ रहा है, देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री का। क्या कुछ ऐसी दहशत में आ गई बहन मायावती जी जिसके कारण से निकल नहीं रही? थोड़ा आप ही बताएं, क्या हो गया? ऐसा राजनीति से मन भर गया या जनता का बसपा से मन भर गया? हिमांशु जी, दिक्कत यह है कि जो पार्टी जनता के पैसों का दुरुपयोग करने पे आमादा हो, उससे आप क्या और एक्सपेक्ट करेंगे और क्या स्टेटमेंट एक्सपेक्ट करेंगे? जिस आप देख रहे हैं सूचना विभाग के पैसों को किस तरह से खर्च किया जा रहा है, किस तरह से एडवर्टीजमेंट किया जा रहा है। मात्र 5 सालों में 25 रुपए गन्ना का मूल्य बढ़ा और मेरे ख्याल से 75 रुपए से ज्यादा उसके प्रचार प्रसार में खत्म हुआ। उससे बेहतर होता कि वो पैसा भी किसानों को ही दे दिया जाता, गन्ना के किसानों को ही दे दिया जाता। बहुजन समाज पार्टी, जाहिर सी बात है, एक पार्टी के साथ एक मिशन भी है, एक मूवमेंट भी है। हम कार्यशैली पे विश्वास रखते हैं, ना कि जुबानी जुमलेबाजी पे करते हैं। हमने घोषणा पत्र बहुजन समाज पार्टी का कभी नहीं आता हिमांशु जी। हमने 125 रुपए से, जब हमारे वक्त में था, गन्ना का मूल्य हमने दोगुना करने का काम किया। 2012 में हमने 250 रुपए लिखी उसको। हमने क्या प्रचार प्रसार किया उसका? यही बात है कि आज उत्तर प्रदेश को विकास की राह दिखाने वाली सोच आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी है। चाहे वो एक्सप्रेसवे हो, चाहे आप जेवर एयरपोर्ट, कुशीनगर एयरपोर्ट हो, चाहे गंगा एक्सप्रेसवे हो, जिसपे होड़ मची हुई चूचू मरने की। हाँ, ये जाहिर सी बात है कि हम भारतीय जनता पार्टी और उसी की पर्यवाची, मैं तो टीम भी नहीं कहता हूं, उसी की पर्यवाची है समाजवादी पार्टी, जो एक दूसरे को तुलना दिखा रही है। क्योंकि ये दोनों दल डरी हुई किसी से है तो वो बहुजन समाज पार्टी से। क्योंकि आप बताइए, समाजवादी पार्टी से पूछिएगा, वो भारतीय जनता पार्टी को बताएगी अपनी लड़ाई में। भारतीय जनता पार्टी समाजवादी को बताएगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को ये बात पता है कि तुष्टीकरण की राजनीति अगर वो कर सकती है तो समाजवादी पार्टी के साथ कर सकती है। हिंदू मुस्लिम की अगर राजनीति किया जा सकता है उत्तर प्रदेश में, तो भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में किया जा सकता है। क्योंकि बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सारे धर्म, सारे आस्था का सम्मान करती है, देश के संविधान के साथ चलती है, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय पे चलती है। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का एक स्टेटमेंट आप दिखा दीजिए जिससे किसी के भी आस्था को ठेस पहुंचे, किसी के भी सम्मान को ठेस पहुंचे। हम ऐसी बातें नहीं करते और चुनाव प्रचार के लिए, सिर्फ जनता को गुमराह करने के लिए, उनके मूल्य विषयों को भटकाने के लिए चुनाव या राजनीति नहीं करते। हम सरकार बनाते हैं। अगर आपने 2007 में भी हमें देखा, कोई भी मीडिया चैनल हमें नहीं कहता था कि हम बहुमत की सरकार में आएंगे, क्योंकि हम सच्चाई है इस तरह से एडवर्टीजमेंट से बचते हैं, इस तरह से बेफजूल के खर्च, जनता के खर्च से बचते हैं और अपने कैंपेन को जमीन पे रखते हैं, धरातल पे रखते हैं, ना कि आसमानबाजी और जुमलेबाजी पे जाते हैं कि हम आपके लिए चांद ले आएंगे, तारे ले आएंगे। और जब उस घोषणा पत्र को आप जमीन पे लेकर आएंगे तो पता चलता है कोई भी पार्टी, समाजवादी पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी, अपने कोई भी घोषणा पत्र को वे लोग पूरा नहीं करते हैं, वो एक जुमला बन के ही रह जाता है दोनों ही दलों के लिए। इसलिए हम घोषणा पत्र से ज्यादा कार्यशैली पे कार्य देते हैं ध्यान। और हम उसी तरीके से चुनाव में भी आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का है कि हम चुनाव को जमीन पे लड़ेंगे, ना कि जुमलेबाजी और आकाशवाणी और इस तरह से बेफजूल खर्च में लड़ेंगे। और हम लगातार काम कर रहे हैं बूथ लेवल तक। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी खुद मॉनिटरिंग कर रही हैं और एक एक कैंडिडेट पे हम फैसला ले रहे हैं। उस तरीके से हम काम किए जा रहे हैं। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि हम मीडिया और इन सब चीजों से दूर होकर मैं ट्रीटमेंट पे पैसा ना खर्च कर पा रहा हूँ, जिसकी वजह से मैं दिखाया ना जा रहा हूँ। इसके बावजूद मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको दे दूं हिमांशु भाई, कि जिस दिन 9 अक्टूबर को हमारे माननीय काशीराम जी का पुण्यतिथि का था, आप देख लीजिए
सिर्फ बहन जी वहां पर आई थी, वो हमारी रैली नहीं थी कोई भी, लेकिन भीड़ उस दिन अगर आप देख लें तो मेरे ख्याल से आज समाजवादी पार्टी जो टिकटाचियों की भीड़ दिखाकर अपने आप को जनता की भीड़ दिखा रही है, और भारतीय जनता पार्टी जो सरकारी बसों और सरकारी तंत्र का इस्तेमाल करके भीड़ ला रही है, तब भी कुर्सियां खाली रह जा रही है। और उस दिन माननीय काशीराम जी स्थल पे आप देख सकते हैं किस तरह से भीड़ उमड़ी थी। तो भीड़ उमारने के लिए और सिर्फ लोगों को इस क्षण में परेशान करने के लिए हम रैलियां नहीं करते हैं। इसके बावजूद हमने जो जरूरत थी, जो जनता के बीच में जाने की बात थी, हमारे राष्ट्रीय महासचिव माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जी लगातार प्रोग्राम और रैलियां करते जा रहे हैं। मैं खुद राष्ट्रीय प्रवक्ता के साथ मुख्य सत्र संयोजक भी हूं लखनऊ मंडल का। मैंने सांडी, मोहनलालगंज 14 रिजर्व सीट मेरे पास है। हम लोग लगातार उन सब जगहों पे जा रहे हैं। हाँ, उसका प्रचार प्रसार टीवी चैनलों पे लगातार जो शो ऑफ होता है वो नहीं हो पा रहा है, जिसके वजह से मीडिया को दोनों पार्टियों को लग रहा होगा, उन्हें लगे हमें कोई दिक्कत नहीं, वो एक दूसरे की लड़ाई बताएं हमें। सर आपने काफी विस्तार से बोल लिया, लेकिन अभी भी आप मर्म की बात तक हमें पहुंचा नहीं सके। आपने स्वयं कहा हमारे राष्ट्रीय महासचिव जा रहे हैं, रैलियों को संबोधित कर रहे हैं, सभाएं कर रहे हैं, लेकिन लोग बहुजन समाज पार्टी में मायावती जी को जानते हैं, मायावती जी को मानते हैं। वो मायावती जी कहीं दिखाई नहीं दे रही। ये सवाल हम आपके बीच में रखते हैं। बड़े बड़े घटनाक्रम उत्तर प्रदेश में घटित हो गए, मायावती जी कहीं खड़ी दिखाई नहीं दी। क्या कारण है कि मायावती जी को आजकल सार्वजनिक रूप से उपस्थिति दर्ज कराने में इतना परहेज है? भाजपा की कोई दहशत है, सरकार की कोई दहशत है, या राजनीति से बहन मायावती जी का मन भर गया है? इन तीनों में से कौन सी ऐसी वजह हो गई जिसके चलते बहन मायावती जी ने अब जनता के बीच में उपस्थिति से परहेज किया है? थोड़ा रोशनी दीजिए। मायावती जी को ना कभी कोई डरा पाया है ना डरा पाएगा। हम कानून के द्वारा कानून का राज स्थापित करते हैं, इसलिए दोनों पार्टियां भयभीत हैं। और हम अपनी रणनीति का खुलासा आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी अपने जुबान से खुद करेंगी। और आने वाले दिनों में आप देखिएगा कि जनता की भीड़ जब आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी निकलेंगी तो खुद समझ में आ जाएगा लोगों को कि हमारी रणनीति क्या है। लेकिन हम रणनीति का खुलासा आगे चलकर करेंगे। अभी रणनीति का खुलासा का समय नहीं आया है। पर हमारे साथ में समाजवादी पार्टी के सम्मानीय प्रवक्ता है। बसपा के साथ उनके संबंध कभी नरम कभी गरम हम लोगों ने देखे हैं। उनसे पूछते क्या चल रहा है इस समय उत्तर प्रदेश में, क्या है बसपा की चाल, हाथी क्यों इतना बैठ गया है? मचलने की कोई संभावना है कि अब हाथी बैठा बैठा ही रहेगा? अब हाथी में कितनी ताकत उसके पैर में बची हुई है तो हाथी स्वयं जानेगा। और रह गई बात इसकी कि इंजेक्शन लगाने की, तो सो समय पे मीडिया और आप लोग लगा ही रहे हैं, और सत्ताधारी पार्टी के वो लोग भी लगा करके टॉनिक देना की खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं। तो ठीक बात है। देखिए, हाथी के पैर में कब ताकत आती है कि नहीं आती है, या किस वजहों से नहीं है, ये तो सलाइन सोच के इनको चढ़ानी पड़ेगी कि कौन सी चढ़ानी है। अब मैं दूसरी बात कहता हूं, ये तो तय करे भाजपा और बसपा आपस में कि उन लोगों की आपसी क्या रशमकस्सी है या क्या संलयता है, एक दूसरे से जुड़ाव है। क्योंकि बहुजन समाजवादी पार्टी तो समाजवादी पार्टी से ही लड़ते दिखती है, जबकि हमारा इनका गठबंधन था और बहुत शानदार गठबंधन हमने किया था। हमने इनको 0 से 10 तक पहुंचाया था, और जबकि अपने खुद 5 पे रह गए थे, बावजूद उसके हमने गठबंधन नहीं तोड़ा था। और ये बात भी सत्य है कि हमारे फैजान भाई की जो पार्टी है वो MLC के चुनाव में और राज्यसभा के चुनाव में खुलेआम कही कि हमें तो भाई समाजवादी पार्टी का विरोध करना है, भले हमें भाजपा का खुला समर्थन करना है, और इन्होंने किया, जिताया। तो बाकी हाथी अपनी जगह है, महावत सब कूद गए हैं। आपने देखा ही है, इनके 3 पूर्व जो प्रदेश अध्यक्ष थे वो कूद गए, इनके तमाम जो हैं वो सिटिंग विधायक कूद गए। तो ये सारी चीजें इनको खुद सोचना चाहिए, आत्ममंथन आत्मचिंतन करना चाहिए कि आखिर क्या बात है कि हाथी की जो विचारधारा है वो काफी लंबे समय तक नहीं चलती है, और हाथी शायद टूटने के लिए ही बनती है, क्योंकि हाथी जो चलाता है उसका महावत जो है वो तो हाथी को लेके बैठ जाता है, बाकी जो सब महावत है वो कूद जाते हैं। तो इनके चिंतन का विषय है। उत्तर प्रदेश में बसपा कहीं है नहीं, और ये कह रहे थे कि ये लोग कहेंगे कि आपस में एक दूसरे की लड़ाई है। अरे हम लोग क्यों कहेंगे, वो तो जनता बता रही कि कौन किसकी लड़ाई है, कहाँ लड़ाई है, कैसे लड़ाई है। तो वो तो दिखाई भी दे रहा है
कि भाई हम मुख्य विपक्षी दल हम रहे हैं और हम सत्ताधारी दल भी रहे हैं, जब जो वर्तमान का सत्ता है वो हमको हटा कर आया है, हमारे सबसे ज्यादा विधायक हैं, हम सबसे ज्यादा सक्रिय रहे हैं और कभी किसी चीज का दबाव नहीं झेला है। आज हमारे ही ऊपर सारी आईटी और सीबीआई की रेड कराई जा रही है, बावजूद उसके समाजवादी पार्टी इनका विरोध करने के लिए सक्षम रूप से तैयार है और हम तो कहते हैं कि और मारो और मारो और मारो। जनता हमारे साथ। वंस मोर वंस मोर वंस मोर, कपिल श्रीवास्तव जी ये हमें बता रहे हैं। लेकिन कपिल जी, आपसे जो जानने में दिलचस्पी है वो ये कि बहुजन समाज पार्टी जिस तरीके से अभी दिखाई दे रही है, क्या अतीत में भी ऐसी ही दिखती थी? क्या वो चुनाव ऐसे ही लड़ती थी जैसा मायावती 1 तारीख को प्रदेश को प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बता रही थी? हम ऐसे ही हैं, हम ऐसे ही चुनाव लड़ते हैं, यही हमारी कार्यशैली है। वाकई ऐसी कार्यशैली रही है या इस बार वाकई कुछ बदलाव है? बिल्कुल बदलाव है और आमूलचूल बदलाव है। भविष्य तय करने के लिए मैं ज्योतिषी नहीं हूं, लेकिन उत्तर प्रदेश की पब्लिक जरूर तय कर देगी द्विवेदी जी कि ये जो बसपा है इसने अगर अपने रूप का आवरण चेंज किया है तो क्यों चेंज किया है, और बाकी सब ठीक है। और मायावती जी और उनके भतीजे जी को हम धन्यवाद भी देना चाहते हैं कि थोड़ा सा ताकत लगाइए भाई, कुछ तो ताकत होनी चाहिए, ताकत नहीं लगा कुछ तो ताकत लगाइए। कपिल जी आग्रह कर रहे हैं, पर क्या ऐसा आग्रह प्रदेश में वापस कोई ताकत के तौर पर कंसीडर होने की कोशिश में जुटी कांग्रेस भी महसूस करती है? ये जानने के लिए डॉक्टर आशीष दीक्षित जी के पास चलते हैं और उनसे दोनों विषयों को समझने की कोशिश करते हैं। क्या वाकई बसपा ताकत के तौर पर कहीं बची है? एक सवाल। या बसपा का इस तरीके से मैदान छोड़ देना कांग्रेस के लिए कोई अनुकूलता दे रहा है? क्योंकि राजनीतिक पंडितों का यह आकलन अतीत में रहा है कि बसपा के विस्तार ने सबसे ज्यादा नुकसान कांग्रेस पार्टी को उत्तर प्रदेश में किया। अब जब बसपा प्रकट तौर पर सक्रिय नहीं दिख रही है तो क्या ये कांग्रेस के लिए बेहतर संकेत? देखिए हिमांशु जी, मैं समझाना चाहता हूँ 2007 में जब बसपा को पूर्ण बहुमत की सरकार उत्तर प्रदेश ने दी तो इस उत्तर प्रदेश में केवल लखनऊ जैसे शहर को कंक्रीट का जंगल बना दिया गया। बाकी उत्तर प्रदेश की व्यवस्था पूरी तरीके से बदहाल रही, लूटने का काम किया गया उत्तर प्रदेश को। उसके बाद जनता ने, राहुल गांधी जी ने मेहनत की और उसका फायदा समाजवादी पार्टी को हुआ और समाजवादी पार्टी की सरकार आ गई। उसके बाद योगी जी की इसके बाद धर्म का ध्रुवीकरण हुआ और योगी जी की सरकार आ गई। इन तीनों सरकारों ने जो जनता ने फुल मेजॉरिटी दी थी, लगातार बिल्कुल फुल मेजॉरिटी दी थी, उसको जनता अब समझ चुकी है कि इन लोगों ने सरकारें तो बनाई मगर जनता को जाति में बांट के, धर्म में बांट के और उत्तर प्रदेश को में सत्ता में आए मगर उत्तर प्रदेश का विकास नहीं कर पाए। मैं आपको बताना चाहता हूं 89 में जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, पंडित नारायण दत्त तिवारी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तब विकास के पायदान पे तीसरे चौथे स्थान पे होता था उत्तर प्रदेश। मगर इन 30 सालों में लगातार सपा बसपा भाजपा कभी मिलके कभी जुल के कभी कैसे इन लोगों ने सरकारें बनाई और उत्तर प्रदेश को नोचने का काम किया, उत्तर प्रदेश को बर्बाद करने का काम किया। आज उत्तर प्रदेश विकास के पायदान पे 23वें 24वें 25वें स्थान पे है। अब जनता ने मन बना लिया है। देखिए लगातार 5 सालों से जनता देख रही है योगी सरकार में कांग्रेस पार्टी लगातार हमारी आदरणीय प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में सड़कों पर है। लगातार कांग्रेस पार्टी की नेता जनता से जुड़े मुद्दे उठा रहे हैं और ये सपा और बसपा के नेता घर में बैठे हुए हैं। मायावती जी ने मोदी जी के खिलाफ कभी कुछ नहीं कहा, सपा जी ने भी एक तरीके से कुछ ना कह के समर्थन देने का काम किया है। लगातार कांग्रेस पार्टी लड़ रही है और लगातार कांग्रेस पार्टी दिख रही है। आने वाले 2022 के चुनाव में ये परिणाम बताने का काम करेंगे कि उत्तर प्रदेश कांग्रेस। आपके सवाल बसपा के संदर्भ में था, लेकिन आपने उत्तर प्रदेश पर सपा बसपा भाजपा पर टिप्पणियां करी। आपने बताया कि 89-90 में जब सरकार थी नारायण दत्त तिवारी के नेतृत्व में, तो उसमें उत्तर प्रदेश विकास के क्रम में पहले दूसरे तीसरे स्थान पर होता था। इन पार्टियों की सरकारें आई, 23 24वें 25वें स्थान पर हो गया। जिस पार्टी ने प्रदेश को पहले दूसरे तीसरे स्थान पर रखा था उसी प्रदेश ने
उसी पार्टी को जिसने ये सब किया था आपके अनुसार, उसे आखिरी पायदान पर क्यों पहुंचा दी, ये जानने में हमारी दिलचस्पी है। एक। दूसरा, आपने बताया कि सपा भी भाजपा के साथ मिलके या बसपा भी भाजपा के साथ मिलके या आपस में मिलजुल के काम करते हैं, लड़ते तो केवल आप ही हैं। पर अतीत तो बताता है कि आपके दोनों बड़े नेता, जिनका नाम सम्माननीय सोनिया गांधी और राहुल गांधी है, वो समाजवादी पार्टी की कृपा से ही संसद में पहुंचते हैं। हर चुनाव में हम देखते हैं समाजवादी पार्टी अपना प्रत्याशी देता नहीं है रायबरेली और अमेठी में, और आपके माननीय बड़े नेता वहां पर दिखाई देते हैं संसद में पहुंचे हुए। तो साथ किसका है और साथ किसका नहीं है, ये तो इस दृश्य से दिखता है। फिर भी आप इतने मुखर हैं, कैसे इतने मुखर हो जाते हैं डॉक्टर आशीष दीक्षित जी आप? हिमांशु जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, स्पष्ट करना चाहता हूँ और बहुत ही मुखर होकर और बहुत ही बेबाकी से कहना चाहता हूँ कि मंडल कमीशन के बाद जाति के आधार पर जो है राजनीति बट गई और क्षेत्रीय दलों का उद्भव हुआ, ठीक है, और धर्म के आधार पर भाजपा ने बांट दिया इस देश को। और जाति, मैंने कहा था, जाति के आधार पर बट के और धर्म के आधार पर बट के उत्तर प्रदेश का नाश नहीं सर्वनाश हुआ है। और अब जनता समझ गई है, धर्म के आधार पे भी बट के और जाति के आधार पे बट के। यादव जी लोग सशक्त हो गए, बाकी की ओबीसी जातियां कहां? मायावती की राज में भी इसी तरीके से हुआ, आपने माहौल बना के, और इसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने किया। देखिए, अब जनता समझ चुकी है, कांग्रेस पार्टी ने कभी भी जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे राजनीति नहीं की, जिसकी वजह से हम राजनीति में नहीं आ पाए। कांग्रेस पार्टी एक विचारधारा है और अब इस विचारधारा को जनता समझ रही है और कांग्रेस पार्टी लगातार मुखर होकर हमारी आदरणीय प्रियंका गांधी जी संघर्ष कर रही है, हर मुद्दे पे उठा रही है। समाजवादी पार्टी के नेता और सपा के नेता तो दबे हुए हैं ना, दबे हुए हैं, डरे हुए हैं। तो आपने उस विषय को स्पष्ट नहीं किया कि मिला हुआ कौन है, लेकिन मैं आपसे दूसरे इस दावे को भी समझना चाहूंगा जिसमें आप कह रहे हैं कि जनता समझ चुकी है। किस आधार पर समझे हम कि जनता समझ चुकी है और आपकी पार्टी के साथ खड़ी हो चुकी है? 2 साल पहले ही तो लोकसभा के चुनाव हुए, आपकी पार्टी के सम्माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अपनी परंपरागत और पैतृक सीट से चुनाव हार गए, तो भी आप कह रहे हैं जनता समझ चुकी है। उत्तर प्रदेश 80 लोकसभा वाला क्षेत्र, 80 लोकसभा में से 1 अदर सीट समाजवादी पार्टी की मदद, कृपा शब्द पे अगर आपको ऐतराज हो तो आपके हिस्से में, फिर भी आप दावा कर रहे हैं जनता समझ चुकी है। 403 विधानसभा सदस्य, कुल संख्या 7, उसमें से भी अब कितनी बची आपके साथ, इस पर भी सवाल। फिर भी आप कह रहे हैं जनता समझ चुकी है। इतना बड़ा दावा केवल एक प्रियंका गांधी के महासचिव होने मात्र से और 4 रैली होने मात्र से आप कर ले रहे, या कोई और बुनियादी आधार है जो हम शायद देख नहीं पा रहे पर आप देख पा रहे हैं? बुनियादी आधार है, जनता समझ चुकी है। कोविड काल में कांग्रेस पार्टी ने जनता की मदद की, लगातार हम लोगों ने संघर्ष किया, लगातार 4.5 साल। देखिए हिमांशु जी, इस चीज को तो स्पष्ट है कि 4.5 साल इस योगी सरकार को मुखर विरोध जो किया है वो कांग्रेस पार्टी ने किया है, हमारे अजय कुमार लल्लू जी ने किया है, लगातार जेल गए हैं। आप बता दीजिए समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, आज भी जनता, जागरूक जनता नहीं जानती है। बसपा के प्रदेश अध्यक्ष कौन है, जागरूक जनता नहीं जानती है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष का नाम ले लीजिए, जागरूक जनता नहीं जानती है। मगर किसी भी जागरूक जनता से पूछेंगे कि कांग्रेस पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष कौन है, तो एक जवाब में आदमी कहेगा अजय लल्लू, जिन्होंने जेल जाने का काम किया। 18,000 से ज्यादा कार्यकर्ता हमारे जेल गए। प्रियंका गांधी जी ने लोगों की मदद करने का काम किया, महिलाओं को जिनके ऊपर सबसे ज्यादा अत्याचार हुआ, लगातार प्रियंका गांधी जी खड़ी रही हैं, हर जगह पहुंची हैं। ये लोग केवल सत्ता में आने का माहौल। भाजपा प्रवक्ता मिश्रा जी के पास आऊं, उससे पहले एक आखिरी सवाल करना चाहता हूं आपसे आशीष जी। तो कुल मिला के आपकी सक्रियता, आपकी मेहनत, आपकी तत्परता, आपकी जागरूकता का नतीजा क्या होने वाला है? बसपा को जो जगह मिलती थी वो आप ले लेंगे, या भाजपा की जगह पर अब आप ही उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं? थोड़ा इस पर ही रोशनी मिल जाए। इतनी मेहनत, इतने पराक्रम, इतने पुरुषार्थ के बाद इस विधानसभा चुनाव में कहां पहुंच रहे हैं आप? हिमांशु जी, अभी 2 महीने का चुनाव बाकी है, अब प्रत्याशित परिणाम आने जा रहा है और लगातार कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से हम लोगों ने इस बार 40% आरक्षण देने का संदेह नहीं किया डॉक्टर आशीष दीक्षित जी, पूछा बसपा को रिप्लेस कर देंगे या भाजपा को ही रिप्लेस कर देंगे? आप इसमें कुछ स्पष्ट कहे नहीं, कोई संकोच?
हिमांशु जी, भारतीय जनता पार्टी के परिवार के नेताओं के परिवार की महिलाएं, समाजवादी पार्टी के नेताओं की परिवार की महिलाएं, बसपा के नेताओं के परिवार की महिलाएं कांग्रेस पार्टी का वोट देने जा रही हैं। अब प्रत्याशित परिणाम आने जा रहा है हिमांशु जी। अप्रत्याशित परिणाम आएगा, लेकिन वो परिणाम क्या होगा ये अभी आशीष जी हमें नहीं बताना चाहते हैं। अप्रत्याशित होगा, लेकिन मैं भाजपा प्रवक्ता के पास आना चाहता हूं, लेकिन फैजान खान जी काफी समय से लगातार शिफ्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बोलने का मौका दूंगा, जब एक प्रवक्ता बोल रहा है उसकी बात पूरी सुनिए तो सही। आपको पूरा मौका मिलता तो है अपने अवसर पे आने का। मैं एक बार फिर आपके पास हस्तक्षेप सुनने के लिए आ रहा हूं, क्योंकि मैं थोड़े विस्तार से डॉक्टर मिश्रा जी की बात सुनना चाहता हूं, जो उत्तर प्रदेश के सत्तारूढ़ दल अर्थात भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। लेकिन उससे पहले फैजान खान साहब, आपकी जितनी भी आपत्तियां कपिल श्रीवास्तव जी और डॉक्टर आशीष जी के संदर्भ में थी वो आप व्यक्त कर लें, तो फिर मैं जरा मिश्रा जी से बात करूं। भाई हिमांशु जी, मेरा सवाल कांग्रेस के प्रवक्ता जो बोल रहे थे कि प्रियंका गांधी जी की शख्सियत है, तो आप बताइए क्या पिछले चुनाव में ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के साथ क्या प्रियंका गांधी जी नहीं उतरी थी? क्या रिजल्ट रहा? कांग्रेस के साथ क्या समाजवादी पार्टी विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ी? भाई हमने विधानसभा का चुनाव अभी तक लोग नहीं लड़ा समाजवादी पार्टी के साथ, लोकसभा का लड़ा, जिसमें जनता ने बहुजन समाज पार्टी को स्वीकार किया। हमारी 10 सीट आई। समाजवादी पार्टी, जैसे आपने सही कहा हिमांशु जी कि राहुल गांधी अपनी सीट नहीं बचा पाए, उस तरह से समाजवादी पार्टी 2019 में अभी 2 साल पहले अपने घर की सीट नहीं बचा पाई। डिम्पल भाभी नहीं जीत पाई, धर्मेंद्र भैया इनके नहीं जीत पाए, सारे अपने घर के सीट हार गए। तभी ये कह रहे हैं चुनाव में हम है, बहुजन समाज पार्टी नहीं दिख रही है, हाथी कमजोर है, गजब की सीना चोरी कर रहे हैं। खामा खा में मैं कौन, मैं खामा खा भारतीय जनता पार्टी से ये लड़ाई लड़ रहे हैं, न 3 में है न 13 में है। तो नहीं है फैजान खान साहब, बहन जी दिख नहीं रही है इसलिए सारे लोग बोल रहे हैं, आप स्वयं उसका उत्तर दे नहीं पा रहे हैं। लेकिन मैं वापस जाना चाहता हूं डॉक्टर कौशल कांत मिश्र जी के पास में, और उनसे समझना चाहता हूं बहुजन समाज पार्टी और बहन मायावती जी की गैर मौजूदगी को लेकर आप सब बड़े परेशान हैं। आपका हर नेता आ रहा है, सवाल उठा रहा है, ये बेचैनी किस लिए है? वाकई आप मायावती जी और बसपा को लेकर चिंतित हैं, या बसपा या मायावती जी की अनुपस्थिति समाजवादी पार्टी या कांग्रेस पार्टी की संभावनाओं को बेहतर कर रही है? ये बात आपको कहीं परेशान कर रही है? थोड़ा दिशा देंगे, क्यों इतने बेचैन है? क्यों गृह मंत्री जी को इतनी चिंता हो गई कि बहन जी कहीं ठंड से परेशान तो नहीं है? देर से मैं सबके सुन रहा था, और जो आपने सवाल पूछा उसका पहले जवाब दे दूं, जिससे कि आप ये ना परेशान हो कि मैंने जवाब नहीं दिया। देखिए, ये चुनाव का मौसम है, और जब तक बयान नहीं आएंगे तब तक हमारे आपके टीवी के प्रोग्राम कैसे बनेंगे? तो ये बयान है, इन बयानों को ये मानना चाहिए कि जो सामने वाले की कमी है उसको उजागर करती है हर विपक्षी पार्टी। हमारी कमियों को दूसरे लोग उजागर कर रहे हैं, हम दूसरे की कमियों को उजागर कर रहे हैं। तो इसको एक नॉर्मल राजनीति की परिपाटी मानना चाहिए, इसका कोई बहुत खास मतलब निकालने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, जहां तक मैं समझता हूँ, क्योंकि ये एक राजनीतिक बयान है। अब बात आती है जो मैं सुन रहा था, बसपा के प्रवक्ता सबसे पहले बोले, उन्होंने 2-4 पॉइंट रखे, मैं उनका जवाब देना चाहूंगा। उन्होंने सबसे पहले किसानों और गन्ना की बात की, तो मैं उसका जवाब देना चाहूंगा। ये समझ लीजिए 1.5 लाख करोड़ गन्ना मूल्य का रिकॉर्ड भुगतान हमारी पार्टी की तरफ से हुआ है। 36,000 करोड़ किसानों का कर्ज माफ किया गया है। एमएसपी पर खाद्यान्न की रिकॉर्ड खरीद हुई है। 79,000 करोड़ का भुगतान हुआ है। और आज तक किसानों को सारी सरकारों ने पहले कर्ज दिया, फिर कर्ज माफी का वादा करके फिर सरकार बनाई और फिर उनका कर्ज माफ किया। यानी कि उन्होंने उनको केवल कर्जदार बना के छोड़ा और एक बेचारा बना के छोड़ा कि हम आएंगे तो हम आपको कर्जा माफ कर देंगे। जहां तक भारतीय जनता की पार्टी का सबक है, उसमें पहली बार पीएम किसान सम्मान निधि से ये समझिए 40,000 करोड़ रुपए सीधे डीबीटी के थ्रू किसानों को अकाउंट में ट्रांसफर की गई है। यहीं पे एक छोटी सी टिप्पणी करना चाहूंगा हट के इससे। आपको याद होगा राजीव गांधी जी जब प्रधानमंत्री थे और उस समय उन्होंने पार्लियामेंट के फ्लोर से ये कहा था कि हम पैसा 1 रुपया भेजते हैं, 85 पैसा रास्ते में खर्च हो जाता है। और वो खर्चे का रीजन क्या था? करप्शन था, जिसकी वजह से कांग्रेस पूरे देश से साफ हो गई और 15 पैसा लोगों की जेब में पहुंचता था। आज डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होने की वजह से
जो पैसा सरकार से चलता है, 1 रुपया चलता है तो पूरा 1 रुपया अकाउंट में आता है, बीच का करप्शन साफ हो गया है। तो ये हमने किसानों के लिए किया है। इसके अलावा आप ये समझिए कि जिस तरीके से सिंचाई की सुविधाएं हुई हैं, जिस तरीके से उर्वरक और नीम कोटेड खाद दी जा रही है, जिस तरह से गोरखपुर में एक नए खाद का निर्माण की एक फैक्ट्री डाली गई है, तो ये किसानों के लिए जितना काम हमने किया, और उसी सिलसिले में हम कमेटी की रिपोर्ट की फाइंडिंग्स के ऊपर हमने कृषि कानून लाए, बट किसी वजह से हमें उसे वापस लेना पड़ा क्योंकि कुछ लोगों को वो नहीं पसंद आए। ठीक है, वो दूसरी बात हो गई। अब उसके बाद आते हैं, बीएसपी के प्रवक्ता ने ये बोला कि उन्होंने नारे बताए, सर्वजन सुखाए सर्वजन हिताय। मैं उसी नारे की याद दिलाता हूं, जब बसपा पैदा हो रही थी तब उनका नारा क्या था, जब उन्होंने कहा कि हम सबकी सोचते हैं, उनका नारा था तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते 4। ये नारा लेके आए थे पहली बार। और दूसरी बार जब उनका नारा आया था, क्या नारा था, उन्होंने सपा जो गुंडों की पार्टी है, मैं उससे एग्री करता हूं, उसके लिए नारा बनाया था, चढ़ गुंडन की छाती पर मोहर लगेगी हाथी पर। और जब ये दोनों मिल गए उसके बाद नारा इन्होंने बनाया, क्या नारा बनाया, हवा में उड़ गए जय श्री राम। यही नारा था। मैं इसका पहला पार्ट मिस कर रहा हूं। तो जो लोग भगवान को ही हवा में उड़ाने की बात कर रहे थे, आज वो सारे लोग मंदिर मंदिर घूम रहे हैं। राम भक्ति, जो आदमी राम का न हुआ, मैं सपा पे आ रहा हूं, जो आदमी राम का न हुआ वो परशुराम का क्या होगा। वो राम भक्तों पे गोली चलाते हैं। मुलायम सिंह जी कहते थे कि अगर जरूरत पड़ती तो हम 1000 लोगों के ऊपर गोली चलाते और हजारों की जान लेते। और उन्होंने यहां तक कहा था कि अगर हमारी सरकार आई तो हम दोबारा मस्जिद बनाएंगे। ये इस तरह की भावना को लेकर के जो हिंदुस्तान की आत्मा जिसमें बसती है, उस समाज को दरकिनार करके जो राजनीति अभी तक चलती रही है, उस राजनीति का स्रोत कांग्रेस थी, जिसमें हमेशा से सेक्टोरियल पॉलिटिक्स की। उन्होंने हमेशा 5 साल सरकार कैसे बने, इस चक्कर में देश की एक बड़ी जनता को हमेशा निग्लेक्ट किया। ये बात सही है। उन्होंने हमेशा एक छोटे छोटे सेक्टर, जिस समय वोटिंग कम होती थी, वोट परसेंट 30, 35, 40% होता था, तो केवल छोटा छोटा वो हिसाब रखते थे कि इस 5 साल हमारी सरकार कैसे बन जाए, और उस जाति और धर्म के समीकरण से अपनी सरकार बनाते रहे थे। इस बार पहली बार एक ऐसी पार्टी आई है जो उसका नारा है सबका साथ सबका विकास। इसमें कोई धर्म और कोई जाति नहीं है, सभी का समागम है। सबको मिला करके जो सबके उत्थान की बात करे, एक आदर्श हिंदुस्तान बनाने की बात करे, एक जो कल्चरल, जो हमारी सांस्कृतिक धरोहर खो गई थी, उसको दोबारा इस्टेब्लिश होने की बात करे। और एक चीज आखिरी में बोलना चाहूंगा, पहले का जो विकास होता था वो मंदिर रहित विकास होता था, आज का विकास है मंदिर सहित विकास होता है। चाहे अयोध्या का देख लीजिए, अयोध्या का दीपोत्सव गिनीज बुक में रिकॉर्ड में नाम है। अभी 1000 से ज्यादा शंखनाद करके दोबारा गिनीज में नाम लिखाया गया। जिस तरीके से कुंभ का आयोजन किया गया, जिस तरीके से काशी कॉरिडोर बना, काशी कॉरिडोर में विकास की बात है, उसमें मस्जिद के बारे में कोई बात नहीं की गई। उस मंदिर के विकास के साथ उसके आसपास जो काशी कॉरिडोर बना, उस कॉरिडोर से और उस मंदिर के आसपास कितने लाखों लोगों का व्यवसाय बना। और एक चीज और बताना चाहूंगा कि सिर्फ एक कॉरिडोर नहीं, बुंदेलखंड देख लीजिए कॉरिडोर, गंगा एक्सप्रेसवे देख लीजिए। उसके बाद अगर हम आ जाएं एशिया का, विस्तार से आपने कौशल किशन मिश्रा जी आपने सारी बात कह दी, लेकिन मेरा विषय जिस पे केंद्रित है ना, वो बसपा की गैर मौजूदगी को लेकर है। तो अब मैं उस पर सवाल करना चाहता हूं आपसे, जिससे आपने अभी तक स्पर्श नहीं किया, कि बसपा किस लिए गैर मौजूद है। इसलिए गैर मौजूद है कि बहुजन समाज पार्टी का उद्देश्य जिन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हुआ था, आपने 5 सालों में वो सारे उद्देश्य पूरे कर दिए। तो अब बहुजन समाज पार्टी को लगता है आपने सारा काम कर दिया, तो अब उसे मैदान में रहने की जरूरत क्या है। ये वजह है, या बहुजन समाज पार्टी के साथ आपने ऐसा कुछ कर दिया है जिसके चलते उनके हालात नहीं है कि वो कुछ कर पाए, इसलिए ऐसा कर दिया है। थोड़ा खुलासा करेंगे
किया क्या है आपने, जिसमें एक इतना मजबूत राजनीतिक दल जो पिछले 3 दशक से लगातार अपनी सशक्त उपस्थिति प्रदेश में रखता है, ऐसे महत्वपूर्ण मौके पर नदारद महसूस होता है? किया क्या आपने? देखिए, इसका सबसे सही और सबसे सच्चा जवाब तो बसपा के प्रवक्ता ही दे पाएंगे, बाकी हम लोग तो सिर्फ कयास लगा पाएंगे। और मैंने तो बिल्कुल सही कहा कि ये जो हमारे नेता आकर के या बाकी पार्टी के नेता आकर के बसपा की गौर मौजूदगी की बात को हाईलाइट कर रहे हैं, तो ये एक चुनावी नारा है दूसरे की कमियों को उजागर करने का। इसका मतलब नहीं लेना चाहिए कुछ। क्योंकि इसकी सच्ची बात तो बसपा के प्रवक्ता बैठे हैं, उन्हें बताना चाहिए। गंभीरता से नहीं लेने चाहिए। अपने नेताओं के कहे हुए को आप गंभीरता से नहीं लेने देने की बात कर रहे हैं। एक सवाल तो मुझे इसी पे करना है कि आप अपने ही गृह मंत्री की बात को बहुत गंभीरता से न लें, ये कैसे कह पा रहे हैं? एक। दूसरा, आपसे जानना चाहता हूं, अगर आपकी पार्टी ने वाकई इतना अच्छा काम किया है, आपकी सरकार इतनी ही लोकप्रिय है, आपकी सरकार के साथ इतना ही समर्थन जनता का है, तो देश के इन तमाम महत्वपूर्ण नेताओं को उनकी जिम्मेदारियों से मुक्ति दिलाकर बार बार उत्तर प्रदेश की धूल क्यों खिलवा रहे हैं, ये जानने में दिलचस्पी है। एक तरफ अकेले अखिलेश यादव घूमते दिखाई दे रहे हैं, एक तरफ अकेली प्रियंका गांधी घूमती हुई दिखाई दे रही हैं, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री जी भी पूरा देश छोड़े उत्तर प्रदेश में हर तीसरे दिन आने को आपने मजबूर कर रखे, गृह मंत्री को हर दूसरे दिन आपने प्रदेश में आने के लिए मजबूर कर रखा, राष्ट्रीय अध्यक्ष को तो गांव की गलियों में आप घुमवा दे रहे हैं। जब इतना बढ़िया काम आपकी सरकार ने किया, इतना जबरदस्त समर्थन आपके साथ में है, तो इतनी आयोजनों में इतने बड़े बड़े नेताओं को क्यों घुमाने की जो नौबत आ रही है, बताइए जरा। पहली चीज, हम जब भारतीय जनता पार्टी के लिए मूल मंत्र है संगठन ही शक्ति है, और जितनी भी राजनीतिक दल जिनकी बात आप कर रहे हैं, चाहे बसपा को ले लीजिए, चाहे सपा को ले लीजिए, चाहे कांग्रेस को ले लीजिए, ये एक परिवार निहित पार्टी है, इनका कोई और अस्तित्व नहीं है। भारतीय जनता पार्टी भारत की नहीं विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक दल है। इसमें इतने मेंबर हैं और इतनी बड़ी पार्टी है, और भारतीय जनता पार्टी सिर्फ चुनाव जीतने के लिए नहीं मैदान में उतर रही है। भारतीय जनता पार्टी भारतवर्ष के पुनरुत्थान के लिए आगे आई है और रुकेगी नहीं जब तक भारत को विश्व गुरु नहीं बना देंगे, जब तक दुनिया का। महाराज माननीय कौशल कांत मिश्रा जी, मुझे इतना तो बता दो कि पूरे देश में कहां जा रहे हैं? हर कोई तो उत्तर प्रदेश ही चला आ रहा है पूरे देश के पुनरुत्थान के लिए। अरे पुनरुत्थान कहां है? सीधे सीधे चुनाव का माहौल है, क्यों इंकार कर रहे हैं? कम से कम ऐसा तो बोलिए जिसमें जनता भरोसा कर पाए। सबको पता है आपके नेताओं के दौरे सत्ता में बने रहने की उम्मीद के साथ में है। आपके सारे नेताओं के दौरे कार्यक्रम कुल मिलाकर योगी आदित्यनाथ सरकार की पुनः वापसी हो पाए इसके लिए है, और भाजपा के प्रवक्ता इंकार कर रहे हैं नहीं चुनाव जीतना हमारा कोई बहुत प्राथमिक उद्देश्य नहीं है। वाकई आपके लिए चुनाव कोई मायने नहीं रखता? नहीं, उत्तर प्रदेश पूरे भारत का सबसे बड़ा प्रदेश है। उत्तर प्रदेश देश का प्रदेश है, और इसी देश के प्रदेश से पूरे भारत की राजनीति डिसाइड होती है, संसद डिसाइड होती है, जहां से वो राजनीतिक पॉलिसीज बनती हैं जिससे भारतवर्ष का पुनरुत्थान हो सके। उस पुनरुत्थान करने के लिए उत्तर प्रदेश को जीतना, उत्तर प्रदेश में सत्ता बनाना बिना उसके नहीं हो सकता। यही वजह है कि सारे लोग ये चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश के साथ पूरे देश का विकास हो। भाई हमें उत्तर प्रदेश जीतना है, और उत्तर प्रदेश जीतने में इतने नेताओं की मेहनत किए बगैर बात बननी नहीं है। अगर बात बन रही होती तो इतनी मेहनत नहीं लगती। तो मैं फैजल खान जी आपके पास में आना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी, जिसके संदर्भ में हमें कौशल कांत मिश्र जी ने अभी बताया, देश की नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, तो भी उत्तर प्रदेश के चुनाव को इतनी गंभीरता से ले रही है कि देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री समेत जहां जाने कौन कौन से मंत्री आकर लगातार उत्तर प्रदेश की गली गली में घूम रहे हैं। और दूसरी तरफ आपकी नेता है बहुजन समाज पार्टी के माननीय मायावती जी, जो उत्तर प्रदेश में रहते हुए भी घर से बाहर निकलने के संदर्भ में भी महीने का इंतजार करती हैं। किस महीने निकल गए, अब अगले महीने ही निकलेंगे। क्या हो गया ऐसा जनता से दूरी बनाने का कारण? वाकई बताइए ना।
आप बताइए कब जनता से दूरी उन्होंने बनाया है? लगातार वो आप लोगों के बीच में आ रही है, लगातार जनता से भी मिल रही है, लेकिन जो रैलियां आप लोग चाह रहे हैं, एक तरफ से आप लोग रैलियां कहने को कर रहे हैं, एक तरफ से आप ही लोग रैलियों पे सवाल उठा रहे हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी इसका जवाब दो। ओमिक्रॉन को लेकर जो रैलियों पे आप लोग कह रहे हैं कि नाइट कर्फ्यू लग जा रही है, दिन में रैलियां हो रही हैं, ये नेतागिरी हो रही है। दूसरे तरफ आप कह रहे हैं वो घर में बैठी हुई है। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप कहें, कोई अजीब बात नहीं है। बाकायदा अखबार में रिपोर्ट छपी है, उत्तर प्रदेश का बहुत प्रतिष्ठित अखबार है जिसका नाम है अमर उजाला। उसने बताया कि 1 अक्टूबर से लेकर 31 दिसंबर तक बहन मायावती जी कुल 10 बार सार्वजनिक रूप से प्रकट हुई, 9 अक्टूबर से लेकर 23 दिसंबर तक के बीच में। बाकायदा रिपोर्ट है किस तारीख को किस काम के लिए प्रकट हुई। आपसे जानने में दिलचस्पी है, बाकी पैनल भी यहां पर मौजूद है। बहन मायावती की जनता के बीच में लोकप्रियता, जनता के बीच उनकी सक्रियता, संगठन के स्तर पर उनका प्रबंधन, इसका देश कायल रहा है। पर इस चुनाव के संदर्भ में आप भी मानेंगे फैजन खान साहब, वो पिछले चरण में आप मान भी रहे थे कि हमारे बाकी लोग तो लगे हैं, अभी हमने नई रणनीति बनाई है, पर आपकी नई रणनीति सार्वजनिक नहीं हो रही है और सबके बीच में माहौल ये बन रहा है कि बसपा ने गिव अप कर दिया है। गिव अप अर्थात लड़ने से पहले ही हार मान ली। कैसे बदलेंगे इस परसेप्शन को, कैसे बदलेंगे इस धारणा को, इस पर कुछ रोशनी देखिए। जा रहा है ये मीडिया और ये जितने दल हैं उसके साथ, जनता ने तो नहीं बनाया। हम तो जनता के बीच में जा रहे हैं। सबसे ज्यादा रुझान हमें जनता का जो है वो 2007 के शासनकाल का मिल रहा है कि जिस तरह से समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी ने माफिया गर्दी फैलाई, जिस तरह से हिंदू मुस्लिम की तुष्टीकरण फैलाई, जिस तरह से आरक्षण विरोधी ये लोग थे, जिस तरह से आपने देखा संविधान विरोधी ये लोग हैं, उस तरह से आज मैं कह रहा हूं उत्तर प्रदेश का बच्चा आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को याद कर रहा है और उनके शासनकाल को 2022 में दोबारा पुनः देखना चाह रहा है। आप इसके लिए चिंतित बिल्कुल ना हो कि आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी कब निकलेंगी, कब नहीं निकलेंगी, ये रणनीति प्रार्थना है। ये दावे आपने 2012 में भी किए थे। उत्तर प्रदेश की जनता बहन जी को वापस लाने के लिए प्रण प्राण से जुट रही है, ऐसा हुआ नहीं। 2017 में भी आपने दावा किया था। जनता को अपनी भूल का स्मरण हो गया है, जनता को अपनी गलती समझ में आ गई है। 2012 में बड़ी गलती जनता से हो गई, अब जनता भूल सुधार करने वाली है। जनता ने भूल सुधार ये की कि भाजपा को प्रचंड बहुमत से ला दिया। अब एक बार फिर आप कह रहे हैं जनता को 2007 याद आ रहा है। वाकई याद आ रहा है। आप देखिए जिस तरह से ये किसानों के हितैषी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बता रहे थे, आप बताइए एक बार भी गन्ना मूल्य कितना बढ़ा है, नहीं बता रहे हैं। एक बार भी ये नहीं बता रहे कि अगर इतने बड़ा हितैषी थे तो दुनिया में अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मेंबर बताने वाले भारतीय जनता पार्टी ये नहीं बता पाई। दुनिया का सबसे बड़ा आंदोलन अगर हुआ है तो किसान आंदोलन हुआ, वो भी भारतीय जनता पार्टी के इसमें हुआ है, मुखालफत में हुआ है। और आप बताइए 700 किसान हमारे भूमिका क्या रही खान साहब? लखीमपुर में हादसा हुआ, कांग्रेस की प्रियंका गांधी दिल्ली से भागती हुई रात में ही लखीमपुर की ओर कूच कर गई। अखिलेश यादव वो भी पहुंच गए। बहन मायावती को हम लोग ढूंढते ही रह गए, बहन जी आएंगी, मिलेंगी, कुछ करेंगी, हुआ नहीं कुछ। क्या हुआ किसान आंदोलन के संदर्भ में? मिश्रा जी नहीं निकले। क्या प्रियंका गांधी आई तो मैं ये सवाल किया कि सोनिया गांधी क्यों नहीं आई? क्या आपने भारतीय जनता पार्टी ने एक काम किया तो किसी ने कहा मोदी जी क्यों नहीं आए? ये कौन सी बात हुई? जिसको जहां पर किया जाएगा, दिया जाएगा, सौंपा जाएगा कार्य, वो कार्य किया जाएगा और हमारा नेतृत्व वहां लगातार पहुंचा है। आप बताइए 3 सालों में 23 मौतें पुलिस हिरासत में हुई, कहां कहां कौन कौन पहुंचा है? हम तो बहुजन समाज पार्टी हर जगह पहुंची है, लेकिन चूंकि दिखाया नहीं जाता है, चूंकि झाड़ू लगा रही थी प्रियंका गांधी जी, वो दिखाया गया। जो नाटक अखिलेश यादव जी किए कि अपने आप को अनाउंस करके 9 बजे ही अपने कार्यालय के बाहर गिरफ्तार हो गए, वो दिखाया गया। भाई आप बताइए जनता का हितैषी कहां कोई था? आप चैनी साहब के खिलाफ आप बताइए अब तक भारतीय जनता पार्टी ने क्या कार्रवाई की है? दूरबीन से अमित शाह जी देख रहे हैं, बगल के स्टेज में बैठे हुए हैं और आप उनको नहीं देख पा रहे, पद से नहीं हटा पा रहे। गजब अहंकारी सरकार है। 700 किसानों के शहीद होने के बाद फैसला लेती है कि हमसे भूल हो गई। 4 किसानों को मौत की सजा देने के बाद, एक पत्रकार को मरने के बाद भी ये कहा जाता है मामला सुप्रीम कोर्ट में है। और जब वही सुप्रीम कोर्ट राम मंदिर बनाने का दिया जाता है तो कहते हैं भारतीय जनता पार्टी ने बनाया। और उस राम मंदिर में भगवान श्री राम को भी इन लोगों ने नहीं छोड़ा, वहां पर भी जमीन में खरीद पर जांच बैठानी पड़ी। कितनी शर्म की बात है भारतीय जनता पार्टी के लिए कि उस जमीन बात है। लेकिन मेरा एक आखिरी सवाल है आपसे, क्या आप वाकई संतुष्ट हैं कि मायावती बहन जी इसी प्रकार से घर में रहें,
बीच बीच में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दे, इससे ही उत्तर प्रदेश में सरकार की वापसी हो जाएगी? या वाकई आप जैसे कार्यकर्ताओं की उम्मीद है कि बहन जी निकले, कुछ और ज्यादा सक्रिय हो, कुछ और गली गली में या जनता के बीच में शहर शहर तो घूम ले, ऐसी कोई अपेक्षा आपकी नहीं है? आपको लगता है बहन जी को ऐसे ही रहना चाहिए, ऐसे से ही काम बन जाएगा? देखिए, जितने लोग बोल रहे हैं अखिलेश यादव जी या योगी आदित्यनाथ जी के, ये जो लोग भी हैं, ये लोग बिना बताए, आपने देखा योगी आदित्यनाथ जी का तो नाम भी नहीं था 2017 में, इनके नेतृत्व में तो चुनाव भी नहीं हुआ था। 4 बार इस सूबे की मुख्यमंत्री रही आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी, उन्हें सब कुछ ज्ञात है, सब कुछ पता है, और भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी की नौटंकी भी पता है। और ये जो पूरा का पोषक बन के ये लड़ाई अपने आप को भाई फोरन दिखा रहे हैं, ये भी उनको ज्ञात है। इसलिए वो जो फैसला लेंगी वो राज्य के हित मिलेंगी, जनता के हित मिलेंगी, और जल्द आपको दिखेगा कि 2022 में जनता पुनः आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में बैठाएगी। इनके नाटकबाजी, जुमलेबाजी में अब जनता नहीं फंसने वाली, ना इनके तुष्टीकरण के हिंदू मुस्लिम में फंसने वाली है कि कोई किसी का मुस्लिम हितैषी दिखाए, कोई फंसने वाली नहीं है। बहन जी घर बैठी रहेंगी तो भी जनता सरकार को वापस लेकर आएगी। कितना डर गए आप समाजवादी पार्टी के माननीय कपिल श्रीवास्तव जी, फैजन खान जी के इस दावे से? आप खाम में जो है रथ लेके गली गली घूम रहे हैं। फैजन खान जी ये बता रहे हैं जनता ने तो तय कर रखा है कि बहन जी को ही वापस मुख्यमंत्री बनाना है। 4 बार बना चुके, 5वीं बार बनाना पक्का। क्यों आप इतना पसीना बहा रहे हैं? क्यों इतने व्याकुल हो रहे हैं? नहीं, बहुत अच्छी बात है। हम तो ये कह रहे हैं कि कंबल में मुंह ढक करके सोना चाहिए, ठंडक ज्यादा पड़ रही है और उम्र का भी असर है। तो ये तमाम चीजें हैं जो हम तो समझते हैं कि हमारी बहन जी स्वस्थ रहें, इसमें ज्यादा अच्छी भलाई है हमारे उत्तर प्रदेश के लोगों की। और कभी कभी उग करके कुछ बोल दिया करें, वो भी अच्छी बात है। और हमारे भाई अभी बता रहे थे लकीम फार क्यूरी वाले पे, हम तो ये कह रहे हैं कि 1 साल लगभग किसान आंदोलन चला, लेकिन हमारे भाई ना तो भाई ही बोले और ना ही भाई की राष्ट्रीय अध्यक्ष बोली। तो हमको तो यही से संदर्भ में नहीं समझ में आता है कि बहन जी किसानों से प्रेम करती हैं या नहीं करती हैं। हाथरस की घटना हुई, तमाम ऐसी घटना हुई, कहीं कुछ इनके ना नेता दिखाई दे, ना बहन जी में दिखाई दी। तो मुसलसल तरीके से जितनी घटना हुई, अभी गोरखपुर के अंदर एक नवीन गुप्ता जी को थानाध्यक्ष ने मारपीट करके उनकी हत्या कर दी, उस पर भी इनके नेता कहीं दिखाई नहीं दिए। लोकल स्तर के नेता नहीं दिखाई दिए, क्योंकि मैं गोरखपुर से ही बिलोंग करता हूं, इसलिए आपको कहना। बड़ा दुख की स्थिति है। कम से कम सभी को खड़ा होना चाहिए इस दुख की स्थिति में, जब प्रदेश के ऊपर कहर बरपा रही हो भारतीय जनता पार्टी। अब बात इस बार का है कि बहन जी जो है वो कब जगेंगी और कब आएंगी। और जहां तक रह गया पैसे का सवाल, तो सच्चाई तो यही है कि बहन जी जो है कि पार्टी कोई गरीब पार्टी तो मानी नहीं जाती है, और बाकी कैसे चलती है क्या नहीं चलती है ये तो यही फैजल भाई ज्यादा अच्छा जानेंगे, या नसीमुद्दीन जी बताएंगे, या इनके 3 प्रदेश के जो अध्यक्ष थे पूर्व में वो बताएंगे। हम तो सिर्फ एक बात कहते हैं कि कम से कम एक विचारधारा के साथ खड़े होकर के आपको साथ देना चाहिए। लेकिन चूंकि आपने समय समय पे कमल को आलिंगन किया है, तो इस प्रदेश की जनता डरती है आपसे कि आप जीतने के बाद किसकी मदद करेंगे और हार करके भी किसकी मदद करेंगे। वो बहुत सी चीजें हैं जो जनता के दिमाग में है। अब मैं बात करता हूँ विश्व गुरु अपने मिश्रा जी की। वाह भाई दोस्त, गजब का विश्व गुरु बनाया आपने। इतना ज्यादा विश्व गुरु बना दिया कि हम बांग्लादेश से भी पीछे चले गए हैं, क्योंकि उनकी जीडीपी हमसे प्लस में चल रही है और हम माइनस में चल रहे हैं। और -23 अद्वितीय 5 ट्रिलियन डॉलर 1 ट्रिलियन में घुसेड़ दिया अपने पूरे देश को। और देश की हलक से आपने जबान भी खींच ली कोरोना काल में। ऑक्सीजन जो है वो कोई कमी नहीं है, सब जनता जान रही। भाई योगी आदित्यनाथ जी, तो हम एक बात कहते हैं, हमारे मनीषियों ने कहा है कि योग और भोग नदी के 2 किनारे होते हैं, और जब इनका मिलाप होता है तो विप्लवकारी परिस्थितियां जन्म लेती हैं। एक हमारे प्रधानमंत्री जी जिन्होंने बताया था कि वो बहुत भाग्यशाली हैं, तो देखिए 2 भाग्यशाली लोग मिल करके इस देश और प्रदेश का कचुम्बड़ निकाल दिए कि एक तो बेरोजगारी दर हाईएस्ट चली गई, 2 साल तक इन्होंने बेरोजगारी के आंकड़े उत्तर प्रदेश में बंद कर दिए, एनसीआरबी के आंकड़े इन्होंने बंद कर दिए, और ये दंगे खोजते कि दंगा मुक्त प्रदेश बन गया। अरे हुजूरे आला, आपको याद है कि नहीं कि आपने ही शेखर अग्रवाल से बकायदा सुबोध सिंह की हत्या और वो थाने का फुकवाना
फिर जमानत पे रिहा होने के बाद उसको माला पहनाना, तो क्या उत्तर प्रदेश की जनता भूल गई है कि आप कहां उत्तर प्रदेश को लेकर के खड़ा की है विश्व गुरु बनाने के चक्कर में? और एक योगी, एक संत, एक महंत जिसने 11 मई को एक बयान हल्फी बकायदा उच्च न्यायालय इलाहाबाद के पटल पर रखी कि हाँ हुजूर, मैं झूठ बोल रहा था, हमारे यहाँ ऑक्सीजन की भी कमी थी, बेड की भी कमी थी और हमारे पास दवाइयों की भी कमी थी। और ये कब कहा? जब उच्च न्यायालय ने कहा क्यों ना हम उत्तर प्रदेश में प्रत्येक जिलों के अंदर एक एक हमारे जिलाधीशों को न्यूडल एजेंसी ऑफिसर बना देते हैं, तब उन्होंने ये बात प्रस्तुत की थी। और इलाहाबाद न्यायालय ने कहा था विश्वगुरु कि ये जो उत्तर प्रदेश की सरकार है ये जीनोसाइड कर रही है और इसकी चिकित्सा स्वास्थ्य व्यवस्था जो है वो राम भरोसे है। और इसी चीज को आपका नीति आयोग का जो इंडेक्स है वो भी कहता है कि उत्तर प्रदेश पूरे देश। कभी श्रीवास्तव जी, बसपा के साथ साथ भाजपा ने किस तरीके से प्रदेश को बर्बाद किया है रेखांकित करना चाहते हैं, लेकिन ये उलझन की बात है। जिस प्रदेश की बर्बादी की इतनी कहानी कपिल श्रीवास्तव जी जता रहे हैं, वो प्रदेश भाजपा के प्रति इतना अपार जन समर्थन लगातार क्यों व्यक्त कर रहा है? 2014 का लोकसभा हो, 2017 का विधानसभा हो और उसके बाद में चाहे 2019 का लोकसभा हो, सब में सफलता तो भाजपा को ही मिल रही है। लेकिन मैं डॉक्टर आशीष दीक्षित जी, जो सवाल मैंने पिछली बार भी किया था पर आपसे उत्तर नहीं मिला, बसपा का सिकुड़ना, बसपा का बैठना क्या कांग्रेस को फायदेमंद हो सकता है? अगर हो सकता है तो क्यों हो सकता है? इस पर कोई दृष्टि आप देखें हमारे बीच में। देखिए, निश्चित ही फायदा होगा कांग्रेस पार्टी को। जब हमारी सरकार गई, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी और बसपा मजबूत हुई और कांग्रेस को कमजोर करने का काम किया उन्होंने। जाति के आधार पे बांटा, धर्म के आधार पे बांटा। अब ये सब जब कमजोर होंगे तो कांग्रेस मजबूत होगी और कांग्रेस इस समय लगातार मेहनत कर रही है, लगातार हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, लगातार इन लोगों ने जो है, डरे हुए लोग हैं ये लोग आवाज नहीं उठाएंगे योगी मोदी जी के खिलाफ क्योंकि इनकी फाइलें दबी हुई हैं। लगातार प्रियंका गांधी जी, लगातार राहुल गांधी जी, कश्मीर से कन्याकुमारी तक इस तानाशाही सरकार फाइलों की कुछ कमी है क्या आशीष दीक्षित जी? जो आप सपा बसपा के संदर्भ में कह रहे हैं इनकी फाइलें दबी हुई हैं, फाइलें तो आपके संदर्भ में भी ये लोग बताते रहते हैं, बहुत फाइलें हैं दबी हुई हैं। ऐसे ही बसपा प्रमुख मायावती जी घर पे नहीं बैठी हैं, ऐसे ही 4.5 साल अखिलेश यादव जी बैठे नहीं रहे, ऐसे ही जो है मुलायम सिंह यादव जी संघ प्रमुख मोहन भागवत के संग में सेटलमेंट नहीं कर रहे हैं, ऐसे ही मुलायम सिंह यादव जी ने भरी संसद में उनको आशीर्वाद देने का काम नहीं कर दिया। देखिए, कहीं ना कहीं पूरे देश में इस तानाशाही भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, आरएसएस के खिलाफ जो एक साजिश रच रहा है इस देश को तोड़ने में, धर्म के आधार पे बांटने में, जाति के आधार पे बांटने पे और अडानी और अंबानी के हाथों इस देश को गिरवी कर रख देने के लिए, उसके खिलाफ सिर्फ राहुल गांधी और प्रियंका गांधी और कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता लड़ रहा है। और जनता की आवाज, हम कांग्रेस पार्टी की आवाज हम उठा रही है और जनता कांग्रेस पार्टी के साथ अपनी आवाज को मिलाने जा रही है और निश्चित इसका दूरगामी परिणाम प्राप्त होगा क्योंकि अब देखिए परिणाम मिलेगा। दीक्षित जी तो पहले ही कह रहे हैं चमत्कारिक नतीजे आएंगे इस बार, उस चमत्कार की हम लोग प्रतीक्षा करेंगे। लेकिन आखिरी बातचीत के लिए मैं वापस डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा जी आपके पास आ रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी को बहुकोणीय संघर्ष में फायदा होता है या किसी भी राजनीतिक दल को जो सत्ता में होता है उसे तब फायदा होता है जब विपक्ष में कई पार्टियां मौजूद हों और सत्ता विरोधी मतों का परस्पर विभाजन हो जाए। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में बहुजन समाज पार्टी का यकायक परिदृश्य से गायब दिखना आपकी राह को मुश्किल तो नहीं बनाता? क्या बसपा को मिलने वाले मत दो अन्य प्रमुख विपक्षी दल अर्थात समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों के लिए संभावना को बेहतर तो नहीं करते? कैसे निपटेंगे इससे? हिमांशु जी, देखिए, अगर आप देखें 2014 का लोकसभा इलेक्शन, सारे संगठन एक साथ हो गया था, सारे विपक्ष एक साथ हो गए थे, उसके बाद भी क्या रिजल्ट आया? इतनी बड़ी, इतनी मेगा मेजॉरिटी के साथ पूरे भारत वर्ष में सरकार आई। उसके बाद आपको वो भी याद होगा और जिसका नाम काशीराम
ये दोनों मिलकर इसके साथ साथ जिनके मिलने के साथ साथ एक वर्ग विशेष, मुस्लिम वर्ग विशेष हमेशा भाजपा का विरोधी पक्ष रहा था अभी तक, वो सब मिलकर भी अगर भारतीय जनता पार्टी को आने से नहीं रोक सके तो आपको नहीं लगता कि इससे बहुत डरने की जरूरत नहीं है? हाँ, चुनाव है, हमें सावधानी बरतनी चाहिए, हमें पूरी ताकत से चुनाव लड़ना चाहिए और इसी वजह से हम पूरी से लेकिन बात यह है कि इनके से कोई वो फर्क नहीं पड़ने वाला। इस बार योगी सरकार ही आएगी और 300 के पार आएगी। हमारा लक्ष्य 350 पार का है, ये क्रिस्टल क्लियर हमें पता है। अब कपिल जी बड़ी बड़ी बातें बोल रहे थे, मुझे नहीं पता वो जीडीपी का आंकड़ा कहां से लेके आए। मैं चाहूंगा कि वो आंकड़ा एक बार, क्योंकि प्रोग्राम में बोल नहीं पाएंगे और मैं चाहता भी नहीं, या आखिरी में समय हो तो उन्हें दीजिएगा और आंकड़े का कुछ पूछिएगा। मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी प्रवक्ताओं से कि एटलीस्ट जो भी आंकड़े यहाँ पे प्रदेश की जनता और देश की जनता देख रही है तो भ्रामक आंकड़े ना दें, मैं बता रहा हूँ। डॉक्टर कौशल किशोर मिश्रा बोल रहा है कि जैसा काम किया है नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने और योगी आदित्यनाथ की सरकार में, तो हम इस बार 300 पार नहीं 350 पार जा रहे हैं और ये हम कतई बड़ी बातें नहीं कर रहे हैं। पर भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा दावा हरियाणा के संदर्भ में भी किया था। 90 विधानसभा सीटें थी, अब की बार 75 पार का नारा दिया गया था। बाद में पता चला कि बहुमत के लिए जो 46 सीटें चाहिए वो भी नहीं आई, 40 सीटें आई। जेजेपी की बैसाखी के साथ सरकार चल रही है। छत्तीसगढ़ में भी नारा दिया था, वहां पर भी 90 विधानसभा सीटें थी, अब की बार 65 पार का नारा था। हद ये हुई कि वो 65 पार कांग्रेस हो गई, 79 सीटें जीत ली। भारतीय जनता पार्टी जो 65 पार जा रही थी वो 15 सीटों पर सिमट गई। तो कुल मिलाकर ऐसे नारों के हष्ट पक्ष और विपक्ष दोनों रूप में दिखते हैं। लेकिन हमारे केंद्र में भाजपा के लिए चुनाव परिणाम क्या होगा ये विषय नहीं था। हमारे विषय के केंद्र में ये था कि बहुजन समाज पार्टी, जिसने उत्तर प्रदेश से अपनी शुरुआत करके पूरे देश में राष्ट्रीय स्तर पर अपनी एक उपस्थिति दर्ज कराई, वो इन विधानसभा चुनाव में कहीं खोई खोई सी दिखाई दे रही है। क्या उसके खोएपन की स्थिति आखिरी दौर तक भी रहेगी, या जैसा फैजल खान जी का दावा है कि एक रणनीति है, वो रणनीति आगे चलकर आपको समझ में आएगी, तो वो रणनीति क्या वाकई आने वाले समय में कोई कमाल कर जाएगी? इसमें सभी की दिलचस्पी है। देखें कि बसपा जो एक आंदोलन की उपज माना जाता है, वह अपने अंतिम सफर पर है या वाकई किसी नए सफर पर है। इसके लिए हमें उत्तर प्रदेश चुनाव परिणामों का इंतजार करना होगा और तब तक के लिए हमें केवल निगाह बनाए रखनी होगी। आप सभी मेहमानों को बहुत बहुत धन्यवाद एक राजनीतिक चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। समय है अब आज के शेर का। हमारा आज का शेर बसपा के वर्तमान लोगों के संदर्भ में यही है। कुछ लोग जो खामोश हैं ये सोच रहे हैं, कुछ लोग जो खामोश हैं ये सोच रहे हैं, सच बोलेंगे जब सच के जरा दाम बढ़ेंगे। कमाल अहमद सिद्दीकी ने कमाल का शेर लिखा। फैजल खान जी हमें बता रहे हैं, हम बोलेंगे, थोड़ा इंतजार कीजिए, कब ठीक इसका नतीजा हमें कब मिलेगा। लेकिन अब मुझे दीजिए, कल फिर मिलेंगे नए विषय के साथ, तब तक के लिए सादा पड़ा।